और कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जानकारी आज तक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी सवालों के बारे में जो एक एसएससी जीडी कैंडिडेट के मन में इतने सारे सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा दोस्तों आज कि डीएमई में क्या क्या होगा। जितने भी एडिशनल कैंडिडेट का डीएमई अभी होना है, तो उस जो भी कैंडिडेट है उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डीएमई में क्या क्या होगा। तो दोस्तों, और दूसरा सवाल आरएमई कब और कैसे होगा। नंबर तीसरा सवाल जो कि बहुत ही कैंडिडेट के मन में भी आ रहा है कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। और जो सबसे पॉपुलर जो सवाल है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसी साल होगी या नेक्स्ट ईयर तक होगी। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं डीएमई में क्या क्या होगा। उन एडिशनल कैंडिडेट के बारे में चर्चा करेंगे हम दोस्तों। उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे यही उम्मीद करता हूँ एक सब्सक्राइबर की। दोस्तों, मैं भी एक एसएससी जीडी कैंडिडेट हूँ दोस्तों, आपका भाई हूँ। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे जितने भी भाई हैं जिनका भी डीएमई होना है उनको कुछ नॉलेज मिल जाए, वो पहले से प्रिपेयर हो जाए। तो डीएमई जब मेरा हुआ था दोस्तों, एसएसबी सपड़ी हिमाचल प्रदेश में होता। एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर है सीटीसी एसएसबी सपड़ी हिमाचल प्रदेश। तो मेरा जो डीएमई हुआ था दोस्तों, वो 11 जनवरी को हुआ था, पिछले साल 2019 को। तो इसी साल 2020 को हुआ था जनवरी में। तो उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। सबसे पहले तो हम जब सेंटर में पहुँचे तो हमारा चेकिंग वगैरह हुई, और उसके बाद हमें अंदर चेकिंग करने के बाद बिठा दिया। फिर डॉक्यूमेंटेशन हुई हमारी, एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुए, सब कुछ एडमिट कार्ड वगैरह चेक होने के बाद दोस्तों, उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्टिंग में हमें बिठा दिया। और बिठाने के बाद सबसे पहले हमारा जो चेक पॉइंट चेक किया था उन्होंने, वो किया था हमारा पहले दिन जो हुआ था, मेनली पहले दिन वाला बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा हुआ था दोस्तों ब्लड टेस्ट हुआ था हमारा। सबसे पहले उन्होंने हमारा ब्लड टेस्ट लिया था और यूरिन टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिया सबसे पहले उन्होंने, तो एक एक करके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हमारा ले लिया। उसके बाद जस्ट वो रिपोर्ट हमारी भेज दी थी शिमला में चेक होती है उनकी आईजीएमसी में, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट भेज दी। उसके बाद चेस्ट के एक्सरे के लिए बुलाया उन्होंने। चेस्ट के एक्सरे के लिए हमें ले गए दोस्तों अपना, यहाँ उनका एक सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे करवाया एक्सरे। उनके पास मशीन अवेलेबल नहीं थी, तो सरकारी हॉस्पिटल था उधर सपड़ी में ही, वहाँ पे लेके गए। तो चेस्ट एक्सरे किया, तो उनकी रिपोर्ट चेस्ट एक्सरे की और ब्लड की और यूरिन की जो रिपोर्ट होती है वो दूसरे दिन आती है। तो आपका मेडिकल 2 दिन चलता है दोस्तों, हमारा तो 2 दिन चला था। तो उसके बाद चेस्ट एक्सरे होने के बाद हमें ट्रक में वापस बुला लिया गया, वहीं जहाँ पे हमारा मेडिकल चल रहा था सपड़ी एसएसबी सेंटर में, वहीं आ गए उस सेंटर में। उसके बाद हमारा हुआ आई टेस्ट दोस्तों। आई टेस्ट जो होता है दोस्तों, मेनली जो एक तो होता है डिस्टेंस विजन, और एक होता है नियर विजन, और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो डिस्टेंस विजन में तो ये होता है कम से कम दोस्तों आपको 18 फीट की दूरी होती है, उससे आपको सामने जो एक बॉक्स सा बना रहता है उसमें लाइट सी होती है, और उसमें अक्षर लिखे होते हैं बड़े छोटे छोटे छोटे। हमें जो होती है वो 6x6 चाहिए होती है दोस्तों नज़र। जो 6x6 की लाइन होती है सबसे नीचे छोटे अक्षरों में लिखी होती है दोस्तों। तो वो पढ़ाते हैं हमें, पहले बड़ा पढ़ाएंगे फिर छोटा 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 करके ऐसे ऐसे कर। जो मैक्सिमम कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों लोग, वो होते हैं उसमें X, H, M और V और Y में। इनमें सबसे ज़्यादा दोस्तों कन्फ्यूज़न होती है। तो इसे अच्छी तरह से अगर आपकी नज़र से, ये अगर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट नज़र है तो आपको मतलब कोई वहाँ पर फेल कर ही नहीं सकता, ये तो डेफिनेट है दोस्तों। अगर हाँ इक्का दुक्का प्रॉब्लम है आपकी नज़र में, तब तो थोड़ा बहुत होता है, चलता है। तो आप उसके लिए मतलब एक कहीं हॉस्पिटल में जाकर अभी ट्रायल मार लें। एक कम से कम 18 फीट की दूरी तो होगी दोस्तों। उसके बाद आपका जो होगा वो नियर डिस्टेंस होगा, नियर विज़न में ये रहेगा आपका दोस्तों। एक छोटी सी बुक दी जाएगी, वो आपको बिल्कुल ऐसे आँख के नज़दीक रख दी जाएगी, उससे पढ़ना है आपको, और फिर हटा देंगे वो
बिल्कुल छोटे-छोटे अक्षर वो ईज़िली पढ़े जाते हैं। और आपकी जो आई साइट होती है दोस्तों, कभी भी आपकी आई साइट जब चेक होगी, जैसे डिस्टेंस विज़न करेंगे तो आपकी एक आँख बंद करवा दी जाती है, ऐसे पट्टी सी रख दी जाती है। तो दोस्तों उसमें कभी भी आप अपनी आँख को ऐसे बंद मत करना, कभी भी बंद मत, वो खुली रहने देना। उसके आगे आपके आगे वो पट्टी रख देगा, ऐसे कुछ भी जो वहाँ पे सोल्जर होगा वो आपकी आँख पे पट्टी रख देगा। आपने वो वाली आँख बंद नहीं करनी। जैसे आपको बोला कि राइट साइड से पढ़ना, अपने राइट आँख से, तो आपको लेफ़्ट आँख पे जो वो पट्टी सी रख देगा, तो आपने वो वाली आँख जो है वो बंद नहीं करनी है। अगर बंद करोगे तो उसके बाद जब आप आँख खोलते हो ना दूसरी साइड से, तो वो फोकस लेने में थोड़ा टाइम ले देती है, उधर जल्दी पूछते दोस्तों, आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी उसमें। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वो आँख आप ओपन ही रखना। अगर लेफ़्ट की बारी आई पहले, तो राइट वाली को जो है आपने बंद नहीं करना है, वो ओपन ही रखनी, पट्टी कर देंगे आगे से वो। अगर आपको बोला कि आप एक आँख पे हाथ रख लो, तो भी आपने वो बंद नहीं करनी, आराम से रखना हाथ, मतलब आँख बंद नहीं करनी वो वाली, ठीक है। तो उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में भी दोस्तों वो मतलब आपसे डिजिट पूछेंगे, कुछ भी लिखा होगा 2 3 4 5 ऐसे करके। उसके बाद एक लाइनिंग सी भी होगी दोस्तों, लाइनिंग में आपको ऐसे पेंसिल दी जाएगी, ये लाइनिंग कहाँ से कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, वो बताएंगे। तो इतना अगर आपकी कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों, तब तो आपको मतलब बाहर होना ही पड़ेगा। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अगर जिसकी कलर ब्लाइंडनेस होती है जन्मजात होती है दोस्तों, ये तो मतलब चेंज हो ही नहीं सकती कभी, मतलब ना डॉक्टर ठीक कर सकता है इससे ना कोई, तो ये उसमें पकड़ा ही जाएगा कलर ब्लाइंडनेस में। तो अपना टेस्ट पहले से ही कर लें, फॉर्मेट डाउनलोड कर लें गूगल पे, अच्छे से चेक कर लें। बाकी आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं तो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस तो दोस्तों पता चल ही जाता है, खुद को पता चल जाएगा आपको कि कुछ नहीं दिखेगा उसको। और उसके बाद हमारा ये होने के बाद, इसके बाद हमारा दोस्तों जो बॉडी पार्ट्स थे वो चेक करने के लिए उन्होंने बोला, सबसे पहले हमें वो गर्दन घुमाने के लिए बोला कि चारों ओर अपनी गर्दन घुमाओ। गर्दन घुमा दी, ऐसे 10 लड़के खड़े कर दिए थे उन्होंने डिस्टेंस पे, तो गर्दन घुमाने के लिए बोला उन्होंने। गर्दन घुमाई हमने कि भाई, उन्होंने चेक किया कि राउंड में गर्दन घूम रही है या नहीं। उसके बाद जो है उन्होंने चेकअप किया हमारा जो स्क्विंट आइज़ होती है, वो पेंसिल से लेकर ऐसे वो बोलता था कि इस पेंसिल की नोक को देखो, जैसे जैसे मैं घुमाऊँगा उस तरफ से अपनी आँखें घुमानी, गर्दन नहीं, उससे स्क्विंट आइज़ का पता चलता था। तो उसके बाद वो चेक करने के बाद वो बाजू वगैरह चेक किए हमारे कि भाई सीधे है या नहीं, ऐसे एल्बो वगैरह मिला के किसी की टेढ़ी है या नहीं। उंगलियां वगैरह चेक की उन्होंने, जो हमारी ट्रिगर फिंगर होती है, ये सभी मतलब ऐसे मुट्ठी बंद करके फिर खोल के ऐसे 2-3 बार ऐसे पूरा सब कुछ उंगलियों में सब कुछ देखा दोस्तों। किसी को जो हाथ में मस्से वगैरह होते हैं तो वो भी मतलब दोस्तों वहाँ पे फेल कर देते हैं, मस्से के बारे में वो भी पहले से ही चेकअप होते हैं। तो मतलब उंगलियाँ बिल्कुल सही काम करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जैसे वो ये चेक करते हैं अपना क्या बोलते हैं, बेरी जो हमारी लेग्स होती है इसके बीच में मतलब गैप जो प्रॉपर हो रहा है, यानी नोक नी वगैरह तो नहीं है, उसे चेक करते हैं। अगर किसी में दिक्कत है तो उनके पास एक छोटे से वो गुटके से पड़े होते हैं दोस्तों, उसे डाल के मतलब कितने 5 सेंटीमीटर कुछ ऐसे करके होते हैं, वो उन्हें डाल के चेक करते हैं अगर किसी में दिक्कत हो तो। उसके बाद फ्लैट फीट वगैरह चेक किया उन्होंने कि फ्लैट फीट तो नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उछलने के लिए बोला हमें, कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट उछलने के लिए बोला कि कूदो, सारे कूदने लगे। उसके बाद जो वहाँ पे वो डॉक्टर था उन्होंने तो बहुत मतलब एक टॉर्च ली थी, उसकी लाइट बहुत ज़बरदस्त थी, वो हमें बोला बैक साइड मोड़ जाओ। उसके बाद उन्होंने हमारी वेरिकोज वेन चेक की कि भाई पीछे जो पिंडली की जो नसें हैं वो उसकी फूलती तो नहीं है। तो उसने देखा कि नहीं, मतलब अगर उसे लगा किसी को तो वो पॉइंट नोटिस कर लेते थे उस पर, जिस पे लगता था पेपर पकड़ रखा होता था उसने, उस पर नोटिस कर लेते थे। उसके बाद फिर ये चेक होने के बाद प्राइवेट पार्ट की चेकिंग की बारी आई, तो उन्होंने प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक किए, किसी को पाइल्स वगैरह तो नहीं है, या फिर टेस्टिकल्स में किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइड्रोसील वगैरह तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करते हैं दोस्तों अच्छे से। अगर किसी को बाबासीर है वगैरह तो खांस आते वगैरह हैं उधर, वो कि उसका चेक पॉइंट होता है उनका, वो खुद करते हैं उसमें तो हमारे ग्रुप में कोई निकला नहीं था दोस्तों। ये करने के बाद फिर बीपी वगैरह चेक होता है दोस्तों, बीपी वगैरह चेक किया। बीपी चेक करने के लिए उनके पास जो चेक पॉइंट्स वगैरह होते हैं बीपी चेक करने के, तो वो है उनके दोस्तों कि सबसे पहले उनको उछलने के लिए बोलते हैं। पहले नॉर्मल चेक करेंगे, नॉर्मल करने के बाद फिर आपको उछालेंगे कि भाई मतलब काम करने के बाद कितना बीपी बढ़ता है कितना नहीं, तो वो चेक करने के बाद फिर आपका वेट वगैरह होगा, वेट चेक करेंगे, चेस्ट वगैरह नापेंगे आपकी मतलब सही है या नहीं। इतना होने के बाद और दूसरे दिन फिर आपकी वो रिपोर्ट वगैरह आएगी। तो दोस्तों जब भी आपका बीपी वगैरह चेक होगा तो आपने घबराना नहीं,
मतलब पानी वगैरह पीते रहना ठीक ठाक, मतलब बिल्कुल भी ज़रा भी नहीं घबराना उस टाइम। बिल्कुल बीपी नॉर्मल करने की सबसे बड़ी तरीका दोस्तों पानी दबा के पी लो, पानी खूब पीना आपने दबा के, कोई ऐसी डरने की बात नहीं, बिल्कुल खुश रह के आपने जो है मेडिकल देना है वहाँ पे। और फिर दूसरे दिन वो रिपोर्ट वगैरह आती है और रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं दोस्तों, वो जो ब्लड टेस्ट की होती है और प्लस यूरिन और एक्सरे जो होता है उनकी रिपोर्ट मार्च करके फ़ाइल वगैरह बनती है। फ़ाइल वगैरह बनने के बाद प्रूफ बता देते हैं कौन कौन पास है कौन कौन फेल है। तो हमारे ग्रुप में दोस्तों टोटल 30 थे, 30 में से फिट हुए थे 14 और बाकी फेल हो गए थे 26 दोस्तों। तो ये क्राइटेरिया रहा था हमारा। और जितने भी डीएमई कैंडिडेट उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करके जाना दोस्तों, घबराना नहीं बिल्कुल भी। अगर आप में कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता दोस्तों। बिल्कुल फेयर वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से चेकअप होता है। ऐसा नहीं होता कोई कि नहीं आपको प्रॉब्लम नहीं और आपको फेल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। और हाँ, सबसे बड़ी ये बात ये होती है कि अगर आपको डॉक्टर चेक कर रहा है तो आपने हिचकिचाना नहीं। कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा कि नहीं मैं छिपा लूँगा, नहीं दोस्तों। वो सबसे पहले उसी बंदे को नोटिस करते जो डरा होता है, जो डरता है ना कि हिचकिचाता कि नहीं है, तो डॉक्टर देख लेता है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है अपनी सर्विस का कि ये हिचकिचा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी पक्का, तभी तो ये कर रहा है। मेरे सामने वाला जो लड़का था वो भी हिचकिचा रहा था बहुत, तो उसने इतनी अच्छे से चेक इन, मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था एकदम, उसने मेरे को ज़रा देखता था, ऊपर ऊपर से वो निकल जाता था। वो उनका इतना एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, आपकी बॉडी फिजिक देख के ही पता लगा देते कि बंदा फिट है या नहीं। तो डीएमई कैंडिडेट के लिए बेस्ट विशेज़ मेरी दोस्तों, अच्छे से देना ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। और अब बात करते आरएमई। तो दोस्तों आरएमई में जो जिन बंदों को जो पॉइंट मिले हैं तो उनमें क्या होगा, उनके लिए 3 स्पेशलिस्ट बेस्ट होते हैं दोस्तों। 3 स्पेशलिस्ट हो गए वहाँ पे। अगर आप आइज़ में मतलब आई साइट में कुछ मिला है या फिर आपको लगता है कि आपके हेयर, सॉरी दोस्तों डीएमई के बारे में कान के बारे में चेक करने के लिए भूल गया मैं, जो कान वगैरह भी चेक होंगे आपके उसमें, हेयर वगैरह वैक्सीन वगैरह वैक्स करवा लेना दोस्तों उसमें अच्छे से। अगर वैक्स नहीं करोगा सही, मैंने तो करवाई नहीं थी दोस्तों क्योंकि मेरे सही थे पहले, मैंने जो ईयर फिक्स होती है उसी से करे, नहाने के बाद ईयर फिक्स दे लो अपने कान में, उसी से थोड़ा सा साफ़ कर लो, सही हो जाता है। ये भी चेक होगा। चेक में डेंटल पॉइंट बताना भूल गया मैं आपको, डेंटल पॉइंट भी होते हैं। तो दोस्तों कईयों के जैसे डेंटल पॉइंट निकल गए होते हैं, कुछ एक उन्होंने फिलिंग करवाई होती तो वो उन्होंने वहाँ पे पास कर दी थे, कुछ एक में तो है इनमें। बाकी आपके 32 डेंटल पॉइंट होने चाहिए और ज़्यादा कीड़ा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। ये डेंटल पॉइंट वगैरह भी, नोज़ वगैरह चेक करते हैं दोनों, साइनस वगैरह तो नहीं बंदे को ये वो, ये तो छोटे मोटे पॉइंट है। ये भी आपके बाल वगैरह चेक करते हैं ऐसे खींच के कि मतलब सही है, डुप्लीकेट वगैरह तो लगा रखे कहीं। तो इस तरह के छोटे मोटे पॉइंट्स है, ये तो चेक होंगे। अब बात करते हैं आरएमई। आरएमई में दोस्तों जिसको जो पॉइंट मिला है उसी पे फोकस करेंगे। वो 3 स्पेशलिस्ट होंगे, सिर्फ उसी उसको चेक करेंगे। अगर किसी एक ने लिख दिया कि नहीं भाई फेल है तो बाकी दूसरे डॉक्टर भी उस पर कुछ नहीं करेंगे, फिर तीनों की सहमति के बारे में वो मतलब फेल ही रिजेक्ट ही माना जाएगा। तो आर्मी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना आरएमई की। जिनका भी भाइयों को बहुत लंबा टाइम मिला है आरएमई के लिए, तो आरएमई में इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अगर उनको लगा कि मतलब नहीं है, अगर एक डॉक्टर ने भी वहाँ पे सहमति, जैसे 2 ओके हो गए और एक को लगा कि नहीं गलत है, तो वहाँ पे पंगा पड़ सकता है दोस्त। तीनों की सहमति होगी तभी कुछ होगा। कहीं 2 भी बैठेंगे, कहीं 3 भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो तो दोस्तों, स्पेशल उसी के ये बैठाए गए होते हैं वो। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में यार कि मेरिट कब आएगी दोस्तों। तो मेरिट अगर मैं अपना अनुमान है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं कि पहले ही बता देते हैं यार ये वो, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ दोस्तों, अपना एक्सपेक्टेशन है कि मेरिट कब तक आएगी इसकी। तो दोस्तों अभी तो देख लो 24 अगस्त से 9 सितंबर तक तो री मेडिकल इनका डीएमई चला हुआ। डीएमई के बाद जो हमारा री मेडिकल के 37-38 हज़ार जो कैंडिडेट है उनका री मेडिकल हो जाएगा कम से कम भी सितंबर लास्ट में स्टार्ट। सितंबर लास्ट से वो अक्टूबर लास्ट तक तो उनका री मेडिकल चलेगा दोस्तों, अक्टूबर लास्ट तक। फिर नवंबर से दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है आपकी, या लास्ट वीक में, फर्स्ट वीक में तो आ सकती है मेरिट दोस्तों आपकी 100%। क्योंकि जो इन सीआरपीएफ वाले इन पे बहुत ही प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी मेरिट जो है वो बनाई जाए। क्योंकि अगर दोबारा उनको मेडिकल करवाना पड़ा 1 साल के बाद दोबारा, तो सोचो कितना खर्चा होगा सरकार का भी। तो सरकार भी इस पर भी प्रेशराइज है कि जल्दी से जल्दी इनकी इसी साल मेरिट निकाले। जो 101% दिसंबर में मेरिट आएगी, दिसंबर में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मेरिट और दिसंबर के एंड तक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे आपको 101%। ये तो होगा ही होगा। तो इसी साल मतलब
आ जाएगी दोस्तों आपकी जो मेरिट है। और फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी दोस्तों, तो फाइनल मेरिट बढ़ने का तो किसी किसी स्टेट के हिसाब से दोस्तों, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ जो है जो मतलब मेरिट हाई हो सकती है, लेकिन हाई होने के चांसेस अब इस साल बहुत ही कम है दोस्तों। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए कम इसलिए है क्योंकि अभी तो वैकेंसीज़ भी इंक्रीज़ होनी, इसमें टेंटेटिव वैकेंसी कम से कम 12 से 15,000 वैकेंसी तो बढ़ेगी, अनुमान है अपना अदर भर्तियों को देखते हुए भी, तो इतनी तो बढ़ेगी मेरिट नहीं सॉरी वैकेंसीज़। तो मेरिट कम होगी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे तो दोबारा हो सकता है सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकती है इस भर्ती की। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये भी एक अनुमान के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन जो वैकेंसीज है दोस्तों बढ़ेंगी क्योंकि भर्ती को 2.5 साल से ऊपर होने वाले हैं, तो 101% वैकेंसी जो है बढ़ेंगी। तो मेरिट मुझे नहीं लग रहा है। पहले क्या हुआ था दोस्तों, 2015 वाली भर्ती में उन्होंने जो मेडिकल के लिए बुलाए थे वो 1:3 में नहीं बुलाए थे, इस बार 1:3 में, उसमें 1:8 में बुलाए थे शायद, इतना 8 या 5 में। इस बार जो इन्होंने 1:3 में बुलाए हैं, तो वैसे ही मतलब लास्ट तक 1.5 ही बचेगा दोस्तों, जहाँ तक मेरा आइडिया है, एक ही बचे, या फिर किसी स्टेट की तो हो सकता है कि बढ़े ही ना, उतने में ही हो जाएगा जितने हैं, एक्यूरेट स्टिल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी वहीं पे दोस्तों। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरिट आई जो भी होगा इसी साल में होगा दोस्तों, अगले साल तक भर्ती नहीं जाएगी, ये तो डेफिनेट है। आप भी सोचो यार, अगर सीआरपीएफ को दोबारा मेडिकल करवाना पड़ा तो कितना खर्चा होगा सरकार का, मैन फोर्स कितनी लगेगी उनकी, कितना ज़्यादा मतलब पैसा खर्च होगा उनका। तो वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा एक ही काम को दोबारा करना पड़े, तो इसी साल सब कुछ करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं भी आपका ही भाई हूँ, एसएससी जीडी कैंडिडेट हूँ दोस्तों। मैं भी बस ज्वाइनिंग के वेट कर रहा हूँ। आई होप हम सभी एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। जय हिंद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।